नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के अध्याय के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने अनुच्छेद 19 और 20 तक चर्चा कर ली थी। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें हमने अनुच्छेद 19 और 20 तक हमने चर्चा कर ली थी। आज जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद 21 के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 21 का नाम सुनते ही आपके भी मन में आ गया होगा कि इसमें क्या उल्लेखित है, और इसमें है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार, यानी सभी को जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। यानी जीवन जीने का अधिकार या कह सकते हैं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। यह जो अनुच्छेद है एक व्यापक अनुच्छेद है। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। यानी बहुत सारी जो जीवन जीने के अधिकार है उनके बारे में उल्लेख कर रखा है। और आप सबको पता है कि जो जीवन जीने का अधिकार है उस जीवन जीने के अधिकार के तहत एक जो सामान्य व्यक्ति होता है और एक जैसे कोई मजदूर वर्ग है, बाहर कहीं बैठा है, वो भी अपना जीवन यापन कर रहा है। एक सामान्य जो नागरिक होते हैं वो, और एक विशेष जिसके तहत जीवन जीने का उनको वो अपने तरीके से जीवन जीते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या की। उन्होंने कहा, सबसे पहले जब 1950 में एक वाद आया था तो उन्होंने कहा था कि जो जीवन जीने का अधिकार है यानी सामान्य जीवन। परंतु बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि आप सामान्य जीवन जी रहे हो, आप विथ डिग्निटी यानी आप गरिमा के साथ जीवन जिए। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है सबको। अब गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को शुद्ध पानी प्राप्त करने का अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, आवास, ये सब किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। यानी प्रत्येक नागरिकों को ये अधिकार है कि वो शुद्ध वायु प्राप्त करे, शुद्ध भोजन प्राप्त करे, शुद्ध पानी प्राप्त करे, शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करे। ये उनके नागरिकों के अधिकार है। यानी व्यक्ति को जो जीवन जीने का अधिकार है वो विद डिग्निटी के साथ, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है। और इसे एक अच्छा उदाहरण मैं और दे रहा हूँ आपको। जो 1978 में जो मेनका गांधी थी, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, तो उस समय 1978 की बात है, तो एक वाद आया था मेनका गांधी वर्सेज भारत संघवाद 1978 में। मेनका गांधी जो थी उस मेनका गांधी का 1978 में पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। और आपको सबको पता है जो पासपोर्ट होता है वो दस्तावेज होता है जो हमें विदेश जाने का अधिकार देता है, यानी विदेश जाने की अनुमति प्रदान करता है जो पासपोर्ट होता है। तो मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि विदेश में जाना मेरा अधिकार है। और अनुच्छेद 21 के तहत उन्होंने जो याचिका लगाई, रिट लगाई, उसके तहत कहा कि ये जीवन जीने का अधिकार है मुझे और विदेश में जाना मेरी जीवन के तहत आता है। तो उन्होंने उस मेनका गांधी वाले वाद में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उसको स्वतंत्रता दी गई उस स्वतंत्रता के तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि आप किसी भी व्यक्ति का आप उसको अधिकारों को छीन नहीं सकते, जीवन जीने के अधिकार को। और विदेश में जाना घूमना भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यानी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही माना है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही माना है। उसके बाद में जो वाद आया, आपने नाम सुना होगा MC मेहता। और MC मेहता के बारे में आपने बहुत प्रचलित जो एक पर्यावरणविद है और सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में वकील है, जम्मू कश्मीर के नागरिक है, MC मेहता। इस MC मेहता के नाम से बहुत सारे वाद है, लगभग 25-30 वाद है जो पर्यावरण से संबंधित ही है। तो MC मेहता वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपको शुद्ध पर्यावरण को प्राप्त करने का अधिकार है MC मेहता। और आज से 3-4 साल पहले आपने देखा होगा एक जो BS जो थर्ड मॉडल हुआ करते थे साधनों के संग, और उसके बाद में BS4 आया, तो वो MC मेहता का ही जो रिट लगाई हुई थी, याचिका लगाई थी MC मेहता ने। MC मेहता के जितने भी वाद है पर्यावरण से संबंधित वाद है MC मेहता। और आज अगर अब BS4 की जगह जो BS6 आ रहा है वो सब MC मेहता के द्वारा किए गए प्रयास है। दिल्ली में चाहे CNG वाली जो बसें हैं वो सब MC मेहता के कारण ही आपको नागरिकों को जो अनुच्छेद 21 के तहत शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है MC मेहता वाले वाद में। आप उसके बाद में आप एक जो वाद आया था 2017 में, और 2017 में जो वाद था वो था आधार की अनिवार्यता। इस आधार की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, समाप्त किया। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों का जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, तो उस राइट टू प्राइवेसी के तहत निजता के अधिकार में इसको शामिल किया गया। उन्होंने कहा आधार की जो अनिवार्यता है वो अनिवार्यता नहीं है, ये व्यक्तियों के उसको पास निजता का अधिकार है। आप किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी को कैसे छीन सकते हैं? कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके जीवन जीने का अधिकार है। वो जीवन अपने तरीके से जिएगा। वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है, राइट टू प्राइवेसी है। कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, राइट टू प्राइवेसी। इसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने माना 2017 में कि जो आधार की अनिवार्यता है उसके तहत उन्होंने कहा ये राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार है। आप किसी व्यक्ति के इस निजता के अधिकार को नहीं छीन सकते। तो याद रखना, राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार के तहत ही शामिल माना गया है। उसके बाद में अब आपका जो अनुच्छेद 21 है वो आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। तो आपके मन में प्रश्न भी आ रहा होगा कि क्या मरने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है? जो मरने का अधिकार है वो मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं है। हमारा संविधान केवल हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो याद रखना, इस जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी आप जो आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या भी एक प्रकार का अपराध है, राज्य उसके खिलाफ आत्महत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करवाता है। तो जो मरने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं है। परंतु अभी 2011 के लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमा सुना था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, और वो गाइडलाइन किसी पर्टिकुलर विषय से, आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे में एक नर्स थी, और उस नर्स को लगभग 40-45 साल पहले उसके साथी कंपाउंडरों ने या वो साथी जो लोग थे उन्होंने उसका रेप किया। रेप के बाद वो कोमे में चली गई, और कोमे में जाने के बाद वो लगभग 30-40 साल तक कोमे में रही, होश में नहीं आई। उसके बाद में उसकी जो वकील थी पिंकी, उस वकील ने न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि इसको लगातार 30-40 साल से 35 साल से ये एक असाध्य बीमारी से जूझ रही है, तो आप उसको कोई ऐसी सुविधा दे या ऐसी कोई दवा दे, इंजेक्शन दे कि ये आसानी से मर सके। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार शामिल नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 4 डॉक्टरों की मेडिकल जो टीम है ये अगर लिख कर दे कि संबंधित व्यक्ति को जो बीमारी है वो असाध्य बीमारी है, उसका असाध्य का मतलब कोई इलाज संभव नहीं है, तो 4 डॉक्टरों की मेडिकल टीम अगर लिख कर कह दे, उस कंडीशन में उसको कुछ हद तक मरने का अधिकार दिया जा सकता है, और उसी में भी उसको
कुछ हद तक मरने का अधिकार शामिल किया गया था। परंतु शर्त क्या है, अगर 4 डॉक्टरों की टीम लिख कर दे दे कि ये जो संबंधित व्यक्ति है असाध्य बीमारी से जूझ रहा है, तब उस कंडीशन में उसको छूट दी जा सकती है। परंतु याद रखना, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। एक वाद आया था 2011 में, वो भी आपको याद रखना है। और ये बहुत सारे वाद है, जो लगभग 30-40 वाद है, परंतु जो जो आपको कंपटीशन में लायक है वो याद रखने हैं। एक 2011 में याद आ रहा होगा आपको, गहरी नींद में सोने का अधिकार या गहरी नींद लेने का जो अधिकार है, यानी निद्रा का अधिकार। अब आपके मन में विचित्र प्रश्न आ रहा होगा कि कोई नींद लेने का भी अधिकार है। हाँ, गहरी नींद लेने का या निद्रा का आपको अधिकार है। याद करो 2011 में जब बाबा रामदेव दिल्ली में अनशन कर रहे थे, रात को 2 बजे पुलिस आई, उन सबको उठाकर गिरफ्तारी करने लगी, तो और धारा 144 लगा दी। तो उस संदर्भ में बाबा रामदेव ने एक याचिका लगाई थी 2011 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने माना कि आप कोई व्यक्ति रात को 2 बजे सो रहा है, आप उसको जगा रहे हैं, आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं 2 बजे जाकर, तो ये क्या है, ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तो उन्होंने कहा निद्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है, निद्रा का अधिकार। और वाद था 2011 का, बाबा रामदेव वर्सेज भारसंघवाद 2011, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था निद्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 21A। इस अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आपको पता, मैंने 21A के एक कैपिटल लिखा है, इसका मतलब अनुच्छेद 21 मूल संविधान का भाग नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद 21A में लिख रखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। अब ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। बहुत बार प्रश्न पूछा गया 21A या जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। कौन से अनुच्छेद के तहत, 21A के तहत। अब इसके बारे में क्यों जोड़ा वो देखेंगे। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया था सन 2000 में, संविधान समीक्षा आयोग। इस संविधान समीक्षा आयोग के रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, M.N. वेंकट चलैया, M.N. वेंकट चलैया, ये उस संविधान समीक्षा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष। M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया सन 2002 में, सन 2000 में। कब गठित किया गया, सन 2000 में। कौन सा, संविधान समीक्षा आयोग। किसने गठित किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग कब गठित किया, सन 2000 में। किसकी अध्यक्षता में, M.N. वेंकट चलैया की। इस M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में जो संविधान समीक्षा आयोग गठित किया गया, उसमें कहा गया 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। परंतु हमने 6 से 18 वर्ष वाला तो किया नहीं, कितना कर दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये कब जोड़ा गया, 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और इसके तहत जो कानून बनाया गया था वो बनाया 2009 में, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू हुआ था। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ था। यह था हमारा अनुच्छेद 21A। उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 22। इस अनुच्छेद 22 को भी हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 22, इस अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है अनुच्छेद 22 में, उल्लेखित है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस गिरफ्तारी के संदर्भ में उसके जो अधिकार है उन अधिकारों का उल्लेख किया गया। यानी गिरफ्तारियों के संदर्भ में नागरिकों के जो अधिकार है उनका उल्लेख किया गया आर्टिकल 22 में। क्या अधिकार है, पहला, इसमें 3 बातों का उल्लेख है अनुच्छेद 22। जो पहली बात है उसमें लिखा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है तो मुझे अधिकार है कि मैं पुलिस से जान सकूं कि मुझे किस कारण और कौन से जुर्म में गिरफ्तार कर रही है।
तो गिरफ्तारी को जानने का अधिकार, गिरफ्तारी को जानने का अधिकार अनुच्छेद 22 में। उसके बाद इसमें जो दूसरी बात है उसमें लिख रखा है, अगर आपको गिरफ्तार कर ले जाती है पुलिस तो उसके 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करेंगे, आपको उपस्थित करेंगे। गिरफ्तारी को जानने का अधिकार, उसके बाद में अगर आपको गिरफ्तारी आप जान गए तो उसके बाद में गिरफ्तार करने के बाद में 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में क्या करवाया जाएगा, आपको उपस्थित करवाया जाएगा या मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको उपस्थित करवाया जाएगा। यात्रा के समय को छोड़कर, याद रखना, यात्रा के समय को छोड़कर। जैसे आपको इन्हें कोई अपराध किया उत्तर भारत में और आप दक्षिण भारत में चले गए, वहां से गिरफ्तार किया, मान लो लाने में आपको टाइम लग जाए 24 घंटे से ज्यादा, आपके हिसाब मेरे तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मेरे तो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। यात्रा के समय को छोड़कर और सरकारी जो अवकाश है उनको छोड़कर। और उसी के अंदर तीसरी बात जो लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वकील करने का, यानी गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना मुकदमा तो लड़ेंगे, तो वकील बनाने का अधिकार, यानी आप किसी कानून के जानकार से आप सलाह ले सकते हैं, तो वकील बनाने का अधिकार। ये 3 बातें इसमें उल्लेखित है। गिरफ्तारी को जानने का अधिकार, आपकी गिरफ्तारी हो इसको जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के बाद हम 24 घंटे के अंदर नजदीक न्यायालय में आपको क्या कराएंगे, उपस्थित करवाएंगे, और अपने मुकदमे लड़ने के लिए वकील बनाने का अधिकार। ये रही इसमें 3 बातें। उसके बाद में अब इस अनुच्छेद 22 में आगे लिख रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को निरोधक कानूनों के तहत अगर आपको अगर आपको गिरफ्तार किया जाए, निवारक निरोधक कानूनों के तहत आपको गिरफ्तार, अब आपके मन में फिर से प्रश्न आए, निवारक निरोधक कानून कौन से? आपने नाम सुना होगा टाडा, पोटा, ये जो आज तो समाप्त हो गए, रासुका, ये ऐसे जो कानून है वो निवारक निरोधक कानून है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद आप 3 महीने तक बिना किसी न्यायिक समीक्षा के उसको 3 माह तक की जेल में रख सकते हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बन जाता है, निवारक निरोधक कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने माह तक न्यायिक समीक्षा के बाद कितने माह तक जेल में रख सकते हैं? 3 माह के लिए, न वकील, न अपील, न दलील, आप 3 माह तक उसको जेल में रख सकते हैं। यानी निवारक निरोधक कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर या आतंकवादी संगठन से कोई या दुश्मन देश का कोई नागरिक अगर पकड़ा गया तो ऐसे लोगों पर अगर ये शर्तें लागू नहीं होती है, यानी निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को दुश्मन देश के किसी नागरिक को या दुश्मन देश कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो ऐसे लोगों पर यह शर्तें लागू नहीं होती है, ठीक है। और निवारक निरोधक कानून के तहत 3 माह तक जेल में रख सकते हैं। परंतु फिर से एक बात और याद रखना, आप 3 माह से अगर ज्यादा किसी व्यक्ति को जेल में रखना चाहेंगे तो 4 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनेगी जो राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, और वो राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले जो सदस्यों की कमेटी बनेगी, अगर वो कह दे कि संबंधित व्यक्ति को आप ज्यादा समय के लिए रख सकते हैं 3 माह से ज्यादा, तो संबंधित व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा भी जेल में रखा जाएगा। परंतु निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने माह तक? 3 माह तक। और अगर किसी कमेटी द्वारा या तय दिया जाए तो आप उसको 3 माह से ज्यादा भी समय में रख सकते हैं। यह आपके स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम देखेंगे अब हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है, और वो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है कौन सा? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 23 से 24, यानी टोटल 2 अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपके संदर्भ में बहुत बार आपने पढ़ा भी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद, इस अनुच्छेद 23 में देखेंगे क्या लिख रखा है, उसमें लिख रखा है बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक, प्रथा पर रोक। अब बेगार प्रथा क्या होता है? आप किसी भी व्यक्ति को काम करवाते हैं, काम करवाने के बदले आप न्यूनतम मजदूरी देते हैं, और वो न्यूनतम मजदूरी आप उसको नहीं दे रहे, सारे दिन काम करवाने के बाद न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे,
तो ऐसी प्रथाओं पर क्या लगनी चाहिए? रोक। बेकार प्रथा पर रोक। या मानव, इसी हमें आगे लिख रखा है, मानव व्यापार पर रोक। मानव व्यापार पर क्या होनी चाहिए? रोक। जो मानव तस्करी, मानव की जो खरीद फरोख्त होती है, तो मानव व्यापार पर भी क्या हो? रोक। बेकार प्रथा पर रोक। ठीक है, जो बंधुआ मजदूरी होती है, बेकार प्रथा पर रोक। ठीक है, उसके बाद आपने इस मानव व्यापार के लिए अखबारों में नाम सुना होगा, कबूतरबाजी। कबूतरबाजी पर क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए, यानी मानव व्यापार पर रोक। इसी अनुच्छेद में आगे लिख रखा है, और आप बहुत प्रचलित प्रथा है राजस्थान में प्रचलित प्रथा है सागड़ी प्रथा तथा हाली प्रथा। राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा या जो हाली प्रथा है, ऐसी प्रथाओं पर भी क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा या हाली प्रथाओं पर भी अनुच्छेद 23 के तहत क्या लगाई गई है? रोक। हाली प्रथा या सागड़ी प्रथा होती है, राजस्थान में बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे, वो क्या रखते थे? अपने जो बड़े खेतों को जोतने के लिए हाली रखते थे, उसको वही प्रथा थी, सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा। तो ऐसी प्रथाओं पर भी क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। परंतु याद रखना अनुच्छेद 23 में ही आगे लिख रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकता है, सरकार राष्ट्रीय महत्व के रूप में काम करवा सकती है। सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अगर राष्ट्रीय सेवा से संबंधित काम है तो वो करवा सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 24, और बहुत अनुच्छेद 24 सिंपल साधारण अनुच्छेद है, बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। अनुच्छेद 24 इसमें लिख रहे हैं बाल श्रम पर रोक। यदि तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, अगर वो किसी खतरनाक कल कारखाने, किसी फैक्ट्री में, ईंट के भट्टे पर, किसी दुकान पर, या किसी पंचर की दुकान पर, चाय की दुकान पर, किसी के घर में अगर वो काम कर रहा है तो या श्रम कर रहा है, तो ऐसी बाल श्रम पर क्या लगनी चाहिए? रोक लगनी चाहिए। यानी बाल श्रम पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कल कारखाने पर, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी दुकान पर अगर वो काम कर रहा है तो वो क्या है? बाल शोषण है। तो ऐसे बाल श्रम पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई। और याद रखना, आज वर्तमान में सभी प्रकार के बाल श्रमों पर क्या है? रोक। चाहे किसी भी प्रकार का बाल श्रम हो, अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर आप काम करवा रहे, बाल श्रम करवा रहे कि किसी जगह, तो वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के बाल श्रमों पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है आज वर्तमान में। ठीक है, हमने 3 मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर ली, और आज हमारी ये 5वीं क्लास है, और 3 मौलिक अधिकारों पर हमने समानता के अधिकार पर चर्चा की, हमने स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की, हमने शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। आपको इतनी देर आपने सुना उसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है।